दोस्तों आज पेश है नीली घाटी के प्रेत। ये कवर चित्र है। हिमालय की तराई के जंगलों में बड़े सघन और भयानक हैं। उन जंगलों में शेर, चीते, तेंदुए, हाथी आदि खूंखार जानवर की भरमार है। लगभग हर पेड़ पर एक भयानक विषधर का निवास है। इन जंगलों के बीच एक गहरी घाटी है। नीले रंग का सपाट पर्वत से इस घाटी को नील घाटी के नाम से पुकारा जाता है। सैकड़ों साल पहले नीली घाटी के उरंग कबीले की छोटी सी बस्ती थी। लोग भेड़ बकरियां चराते थे, जंगली जानवर और जंगली अनाज उगाकर पेट भरते थे। अवकाश के क्षणों में मौज मस्ती करते थे। और तेंग उस बस्ती में अकेला चरवाया था। तेंग के दो बेटे थे, फेंग और पियाचू। रोज सवेरे तेंग कबीले की बकरियां चराने ले जाता था और आसपास के पर्वत पर घास के छोटे छोटे मैदान बकरियां सारे दिन मस्ती से चरा करती। दिन ढलने पर तेंग उन्हें लौटा लाता। और तेंग के दोनों बेटे फेंग और पियाचू बड़े वीर और दिलेर थे। सारा कबीला उनकी वीरता और मगन था, विशेष तौर पर फेंग की वीरता से। लेकिन पियाचू भी कम न था। भागते हिरन को भाला फेंककर ऐसे मारता था जैसे देखने वाले देखते रह जाते थे। फेंग और त्याचू जब भी अकेले होते हमेशा अगल बगल शिकार खेलने के सपने देखते। मैं 10 फुट शेर का शिकार करूंगा। मैं मस्त हाथी को एक भाले में मार डालूंगा। और एक दिन, बापू आज हम आपके साथ चलेंगे। नहीं नहीं, तुम घर बैठो, बकरी चराना तुम्हारा काम नहीं। बापू जंगल देखना चाहता हूँ। अब हम एकदम बच्चे नहीं रहे। नहीं नहीं, नीली घाटी में जंगल बड़े भयंकर हैं, सुना है वहाँ प्रेत घूमते हैं। इस तरह तुम तरह तरह के रूप धरकर हर गुजरने वाले को उठा कर ले जाते हैं। हम उन्हें भी देख लेंगे बापू, उनका शिकार करेंगे। नहीं 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 नहीं। और जब तेंग बकरियां लेकर चला गया तो पता नहीं बापू हमें जंगल क्यों नहीं ले जाते। क्या प्रेत उनके कुछ नहीं कहते हैं? और उस दिन बकरियां का झुंड बस्ती में लौटा। तेंग उनके साथ नहीं था। बकरियां गिनती कर पर 3 बकरियां कम थी। यह मेरी बकरी, यह मेरी बकरी, यह मेरी बकरी। अरे बकरी, मेरी बकरियां कहाँ हैं? 3 में से एक मेरी भी हुआ करती थी। और मेरी, हाय मेरी बकरियां, रो मत दादी, तेंग उन्हें लेकर आ रहा होगा। और कबीले के लोग तेंग को लौटने की प्रतीक्षा करने लगे। और जब काफ़ी प्रतीक्षा के बाद भी तेंग न लौटा तो कबीर के युवक मसाले लेकर ढूंढने निकल पड़े। तेंग 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 तेंग, कहाँ हो तेंग तेंग। आखिरकार जख मार कर आधी रात को मुंह लुटका कर वापस लौटे। तेंग मिला। कहाँ था वह? मेरी बकरियां कहाँ हैं? तेंग की तलाश में जाने वाले युवक ने बताया, हमने चारों ओर तलाशी ली, तेंग नहीं मिला। सुनते ही पूरे कबीले में हलचल मच गई। तेंग को प्रेत ले गए, तेंग को शेर खा गया, मेरी बकरियां घाटी में गिर गई होंगी। और सब फेंग और पियाचू से मिल ली। बापू बापू तुम कहाँ हो? ठहरो फेंग, रुको। पियाचू तुम्हारा बाप तुम्हारा बाप मेरी 3 बकरियां ले कर भाग गया है। मेरी बकरियां तुम्हें दोगे। और 3 दिन तक कबीले के लोग जंगल में जाने वाले रास्ते पर तेंग के लौटने की प्रतीक्षा करते रहे। रोते चिल्लाते फेंग और पियाचू को तसल्ली को दिलासा देते रहे। रो मत फेंग, तसल्ली रखो, तेंग बच्चा नहीं है बेटा, वह ज़रूर आएगा। उसे प्रेत को पछाड़ना भी सीखा है।
वह उनके चुगल में फंसने वाला नहीं है। और तेंग की प्रतीक्षा करते करते एक हफ्ता बीत गया। कबीले वाले का धैर्य टूट गया। फेंग और प्यासू हमदर्दी जताकर वापस लौट गए। अगर वह बुढ़िया फेंग और प्यासू के पास आकर बैठी और उसे बुरा भला करने लगी। आए मेरी बकरियाँ, सुनते हो तुम दोनों, जब भी अपने बाप से मेरी बकरियाँ ला कर दोगे मैं यहाँ बैठी रहूँगी। मेरी बकरियाँ चुरा कर ले गया है। फेंग पियाचू समझ न समझ के बुकिया क्या चाहती है। मैं जानती हूँ तुम मेरी बकरियाँ लौटाना नहीं चाहते, अपने बाप की तरह चोर हो। सुनते ही फेंग पियाचू क्रोध आ गया। बको मत, हम तुम्हारी बकरियाँ ढूंढ कर ला देंगे। तुम्हारे बापू चोर नहीं है, हमारे बापू चोर नहीं है। ज़रूर कोई मुसीबत में फंस गई है। उन्हें बचाने के लिए हम जंगल के प्रेतों से लड़ेंगे। और फेंग और पियाचू घर लौटने उन्हें जंगल में जाने का निश्चय कर लिया। और घर जाते ही उन्होंने अपने बालों को धार तेज करने लगी। बापू को जरूर प्रेत ही ले गई होगा। न जाने, न ले जाता तो कहीं उनका निशान जरूर मिलता। बस वह प्रेत जरा मुझे मिल जाए। और फेंग पुराना कबाड़ा 2 खुरपियाँ मिली, इन्हें भी तेज करके ले चलती है। प्रेत का गला घास की तरह काटा जा सकता है। और घर के पिछवाड़े में एक लंबी रस्सी खूंटी पर टंगी थी। उसे पियाचू की नज़र पड़ी। इस रस्सी को कभी न चलने का नुकसान क्या है, ले चलने में नुकसान क्या है, क्या शायद काम आ जाए। प्रेत कहाँ मिलेगा, प्रेत कब मिलेगा। और एक रात कबीला सो कर रहा था तो फेंग और पियाचू अपने अपने भाले और खुरपियाँ और रस्सी लेकर चल पड़े। वह जंगल भयानक जंगल था। दौड़ते शेर, मस्त हाथी, पेड़ों को रोनते जीव लपलपाते भयानक अजगर, धरती रोन की खुकार जंगली सुअर। मगर फेंग और पियाचू के दिमाग में बस एक ही बात थी, प्रेत कहाँ है और कैसा है वह प्रेत। और अचानक संभाल फेंग और अरे अजगर। और जंगल में कुछ आगे बढ़ने पर फेंग पियासू एक सरसरी पगडंडी दिखाई दी। इस पगडंडी इस भयानक जंगल में कहाँ जाती है। कुछ सोचकर उन्होंने अपने भाले कसकर पकड़ लिए और पगडंडी पर पड़ गए। शायद यह प्रेत के घर में जाती हो। इतने घने जंगल में पगडंडी, सचमुच कुछ गड़बड़ है। और वह पगडंडी में घनघोर जंगलों से गुजरी और कभी घास के मैदानों से। फेंग और पियाचू सारे रास्ते पर किसी पशु के दर्शन न हुए। अजीब रास्ता है, इतना सुनसान, कितना वीरान सा। और अचानक दोनों ठिनक कर रुक गए। उनके सामने एक विशाल अजगर मुंह फाड़े लेटा था और आसपास दोनों ओर घना जंगल था। आगे जाने का कोई रास्ता न था। बाप रे, यह तो अजगर है। तभी यहाँ से प्रेत नगर शुरू होता है। यदि तुम्हें वहाँ जाना है तो आओ, मेरे पेट में से होकर उधर निकल जाओ। सावधान फेंग, इसकी बातों में न आना, यह हमें इस बहाने चट कर जाएगा। हमें इस भालों मारकर हम अपना भाले मार भी तो नहीं सकते। इन भालों से इसके सुई के जैसे हैं। सचमुच वह अजगर इतना विशाल था कि नन्हे भालों से उन्हें मार डालना असंभव था। अचानक फेंग ने युक्ति सोची। आंखों में उसने पियाचू को कुछ कहा और कंधे पर लटकी रस्सी का एक सिरा चुपके से पिंचू को पकड़ दिया। इस मूर्ख की आंख बचाकर कमर में बांध लो। समझ गया भैया।
और फ्यांचू कमर में रस्सी बांध ली और उसका दूसरा सिरा फेंग अपनी कमर पर बांध लिया और फ्यांचू भाला देकर फेंग उसे 2 खुरपियाँ ले ली। हे महान देवता, मेरा भाई अंदर जाएगा फिर मैं। और फेंग अजगर के मुंह में घुसा और फ्यांचू ने आगे बढ़ा और इस तरह एक मोटे पेड़ के तने में रस्सी लपेट में आ गया। अब देखता हूँ उसे। फेंग अजगर के मुंह में कदम रखा। अजगर ने झट से मुंह बंद कर लिया। ओह आए मेरा भाई। वो भयभीत सा फेंग पेट को पकड़ लिपटा रहा और मुंह से बंद कर अजगर पेट के अंदर फेंग को खुरपियों से उसकी आंतड़ियों को काटने लगा। और आंतड़ियाँ कटने के बाद अजगर बेचैनी सा हो गया और उसके मुंह से नथने से खून की धाराएं फूटने लगी। और घबरा कर उसने अजगर ने मुंह खोला। पिंगाचू को अवसर की ताक में था। वह तुरंत रस्सी को खींचकर फेंग ने अजगर के पेट से बाहर खींच लिया। अजगर खून उबलता तड़पता तड़पता मर गया और फेंग और पियाचू उस पार जाने की सोची, लेकिन जाया कैसे जाए। अजगर इतना बड़ा है, इसकी चिकनी खाल पर चढ़कर पार करना कठिन है। मुश्किल है। पगडंडी पर शैतान पड़ा है, दूसरी ओर रास्ता कहीं है नहीं। मुझे कुछ भी हो, हमें आगे बढ़ना है, बस किसी तरह इस पर चढ़ जाए। और दोनों अजगर के ऊपर चढ़ने का उपाय सोचने लगे। अचानक मुझे एक उपाय सुझाया। रस्सी हमारे पास है, एक सिरे पर फंदा बनाकर पेड़ की शाखा पर अटका देते हैं और हम शाखा उस शैतान को ठीक ऊपर है। मगर क्या? मगर हम इस पर चढ़ भी गए तो इसकी चिकनी खाल पर चलेंगे कैसे? गिर जाएंगे। तो सच तो यह है, अजगर के शरीर पर पगडंडी पर गिरा है फेंग। सोच में डूबे अकस्मात मुझे एक तरकीब सूझी। क्या? इसकी नीली घाटी की बर्फ गिरती है तो हम भाले गड़ा गड़ा कर चलते हैं। ऐसा ही करेंगे, चिकनी बर्फ पर फिसलते तक नहीं। ओह फेंग। और फिर ऐसा ही किया। रस्सी के सहारे झूल कर फेंग और अजगर की पीठ पर और भाले गड़ा गड़ा कर आगे बढ़ने लगे। मगर होनी हो कर रहती है। कुछ आगे बढ़े कि तो भाला गड़ाने के बावजूद भी फ्यांचू का पैर फिसल गया। संभलने की लाख कोशिश की और झाड़ियों में गिर पड़ा। फ्यांचू मेरे भाई यहाँ आ। और तभी देखते न जाने कहाँ वहाँ रोशनी की शक्ल में एक जानवर, विचित्र शक्ल का जानवर वहाँ उभरा और उसने फ्यांचू को जबड़े में दबा लिया और हवा हो गया। उस जंगलों में अपने बापू के बाद अपने भाई को खोकर फेंग बुरी तरह दुखी हो गया और दुखों के सागर में डूब गया। है मेरे बापू और मेरा भैया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अचानक उसके सीने में नीचे की दिया और खुरपियों को ठेस अपने भाई की कस कर थमाया और नीचे झाड़ियों में कूद गया। और भाले को तान शोर मचाता फेंग उसी ओर भागा जिस तरफ फ्यांचू के मुंह में दबाई हुए विचित्र पशु भाग रहा था। उसके कदम में गजब की तेजी आ गई थी कि कुछ भी देर में वह घने वर्षों के बाहर आ गया और लंबे चौड़े मैदान में वह विचित्र पशु तेजी से भागता दिखाई दिया। और फेंग अपना भाला सीधा किया और पशु को निशाना बनाकर पूरी शक्ति से भाला फेंका। चले जाओ बेवकूफ प्रेत, वरना मारे जाओगे। और आई
कर्कश सी भाला फेंका, सरसराता हुआ, किंतु भाला उसुकने लगा, एक मोटे जाल में धंस गया और उसकी पुकार सुनकर वह पशु रुक गया और चंकित चंकित फेंक भाला निकालने के लिए तेजी से वृक्ष की ओर भागा। वह भी विचित्र पशु अपने स्थान पर खड़ा होकर फेंक को देखता रहा और फेंक ने जैसे ही वृक्ष के पास जाकर तने से अपना भाला खींचा तो खून का तेज बहाव के साथ खून वृक्ष कराने लगा। वृक्ष कराते देख फेंग देवता कूच कर गए। तभी दूसरा चमत्कार हुआ। हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखा, उस बेचारे वृक्ष ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। और फेंग मानो सोते से जगह भाला लेकर विचित्र पशु के पीछे लपका, ए संभल, फेंग फेंग भाला मुझे लग जाएगा। और फेंग के आगे बढ़ते कदम रुक गए और फेंग सचमुच पशु के मुंह में था। ओहो, अब क्या करूं, फेंग किस तरह छुड़ाऊं। फेंग सोचने लगा, हालांकि पशु का आकार मुझसे 10 गुना है, फिर भी इसे भिड़ने में कोई हर्ज नहीं है। अधिक से अधिक क्या होगा, या मुझे मार ही डालेगा। यह भी हो सकता है कि लड़ाई में उसका मुंह खुला आज़ाद हो जाए और फिर हम मिलकर उसे भाले से मार डालें। और फेंग धीरे धीरे उस पशु की तरफ बढ़ने लगा, मगर वह पशु कम चालाक न था। वह फेंग जितना ही उसकी तरफ बढ़ता उतने ही कदम पीछे हटता। पैतरेबाजी में काफ़ी दूर निकल आए। कमबख्त बहुत चालाक है, हे हुस। और वे ऐसी जगह आ गए जहाँ मीलों तक कोई पथरीली गोल चट्टानें धरती पर सीधी खड़ी हुई थी और रात चट्टान शीशे की तरह दमक रही थी। सूरज की किरण पड़ते ही वह गजब की चमक पैदा करती और फेंक के नीचे आंखें चुन दिया गई। ये भगवान, इतनी चौंध आंखें भी नहीं खुल पा रही। और देखते फेंक की हालत ख़राब हो गई। जिधर देखते कोशिश करता उधर ही चौंध उसकी आंखें तड़पती और घबरा कर वह आंखें बंद कर ली। और फियांचू, मेरे भाई तुम कहाँ हो। और फियांचू को मुंह में दबाए पशु फेंग के सामने खड़ा, और मगर फेंग को लगा कि जैसे उसके भाई फियांचू की आवाज़ चारों ओर से आ रही है और आंखें पर हाथ रखे वह पागलों की तरह इधर उधर कभी इधर भागने लगता। कहाँ हो, मैं यहाँ हूँ। और भागा दौड़ी में अचानक फेंग का सिर एक चट्टान से टकराया और वह मेरा हाय मर गया रे। और फेंग गहरी चोट लगी और वह बेहोशी की धरती पर गिरा। देखते ही देखते फेंग के आसपास की चट्टानें झुकी और फेंग को भाला उसी चट्टान के चिपक गया और वह सीधी खड़ी हो गई और ऐसे हंसने लगी, ऐसी आवाज़ आने लगी जैसे हजारों आदमी हंस रहे हों, हा हा हा। और हंसी की आवाज़ के साथ तेज हवाएं चलने लगी और अंधकार उठाने लगा। और फिर एक धूल का बवंडर आया और बड़े से बड़े वृक्ष को बवंडर में उड़ने लगे और बवंडर तेज धोखे ने फेंक को पतंग की तरह आकाश में उठा दिया। जब फेंग की बेहोशी टूटते हुए विशाल वृक्ष की शाखा पर उलझा हुआ था और चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा फैला था। होश आते हुए सबसे पहले फेंग ने अपने बालिक पर ध्यान आया। ओह, मेरा बाला कहाँ गया, अब क्या करूँ होगा। और बदवास होकर उसने फेंग को अपना लबादा टटोला। उसकी खुरपियाँ को देख उन्हें तो प्रेत ने निगल लिया था। खुरपियों को देखूं उन्हें तो प्रेत ने निगल लिया। और यह देख वह खुशी से हुई कि उसकी खुरपियाँ लबादे में सही सलामत थी। अब चिंता नहीं है। फेंग पूरे शरीर में विशाल वृक्ष की टहनियों में बुरी तरह उलझ गया था। साथ ही एक हाथ स्वयं को उसने छुटाया और फिर इत्मीनान से सागा पर बैठकर फेंग नीचे देखता रहा और काँप उठा। हे भगवान,
कहाँ फंस गया। और वह वृक्ष पे बैठे बैठे ज़मीन पीछे लगभग 100 मीटर ऊंचा था, उसके तने में अद्भुत प्रकाश फूट रहा था। और प्रकाश में बैठे बैठे बड़े बड़े गिरगिट, बड़े बड़े ढेर सारे जानवर, कीड़े पतंगे और मूछों वाले लाल आंखों वाले फैंग बुरी तरह घूर रहे थे और जीभ लपा रहे थे, मर गए। फैंग को होश आया तो उसे देखा कि अजीब सी आवाज़ें करने लगे, उछलने लगे और फैंग को डराना चाहते थे। शायद मुझे शायद मुझे भी खा जाएंगे। एक गिरगिट ने अपनी लंबी जीभ रस्सी से आकाश में उछाली। शुक्र है फैंग तक न पहुंच पाई। बचाओ बचाओ। और फैंग ने उस शैतान को गिरगिटों की हरकत देखता रहा और फिर उसे विश्वास हो गया कि वे उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। रात को वृक्ष पर काटने का निश्चय किया। उसने लबादे को अपने चारों ओर लपेट लिया और सोच बांध की सोचे ताकि नीचे न गिरे। और लबादे को डाल पर खुद को बांध कर नीचे गिरने से नहीं गिरूंगा। और जिस वृक्ष पे बैठा था जमीन से लगभग जैसे ही फैंग लबादे को खोला, वो खुरपी हाथ से छूट गई और नीचे गिरी। और दुर्भाग्य या सौभाग्य से खुरपी सीधे एक बड़े गिरगिट के सिर पर गिरी और तेजी से धार गिरगिट के सिर के काट गया और खून की फवार गिरगिट की तेज आवाज चीखा। समूचे जंगल में भूकंप सा आ गया। गिरगिट की दर्दनाक चीख दुगनी चुगनी हो गई और जंगल में गूंज उठी, कांपने लगे, अंधे अदड़ सा उठने लगा। और फिर अचानक चमत्कार हुआ। दूर दूर तक फैले वृक्ष पर अचानक एक विचित्र चमक उभरा और चारों दिशाओं में छोटे बड़े बूढ़े गिरगिट उछलते हुए कूदते हुए उस ओर आगे लगे। और हड़बड़ाहट में फैंग के हाथ से लबादे की सिरा छूटा गया और वह लबादा हवा में उड़ता चला गया। कुद्दूर वृक्ष की शाखा में उलझ गया। चीख पुकार सुनकर छोटे मोटे गिरगिट तेजी से फैंग की वाले वृक्ष पर चढ़ने लगे और फैंग घबरा गया। अब बचने का एक ही रास्ता है, लबादे के सारे दूसरे वृक्ष पर पहुंचा जाए। और 2 वर्षों के बीच झूलते हुए लबादे को दूसरे वृक्ष की ओर जाने लगा। तभी उसने देखा कि एक विशाल हाथी पर सवार एक लाल गिरगिट वहां आया और सिर पर उसने चमकदार मुकुट। सारे गिरगिट उसके सामने रास्ता दिया। महाराज महाराज। वो लाल गिरगिट जमीन से उतरकर फैंग की ओर गया और फैंग को लबादे को आधी दूर पार कर चुका था। लाल गिरगिट ने देखकर तेज से हवा चलने लगी और लबादा पर झूलता फैंग को मजबूती से पकड़ लिया और आगे बढ़ने कठिन हो गया था। यह कौन हो सकता है? शायद इनका राजा है। अचानक हवा का इतना तेज झोंका आया, फैंग के हाथों से लबादा छूट गया और वह लाल गिरगिट के हाथी के पास आकर गिरा। वह शायद इस नई मुसीबत से एकाएक पीठ पर गिरने से घबरा उठा और सूंड उठाकर भागा। और बेचारे फैंग तो उसके देवता कूच कर गए। यह सौभाग्य था कि हाथी उसके सिर के बाल के बड़े थे और फैंग उसे कसकर पकड़ लिया और हाथी भागता रहा। और घने वृक्षों में गुजरता फैंग उसके शरीर को कोई अंगों शाखाओं से टकराता है मर गया। वह नदी नालों के बीच होकर भागता रहा। फैंग को सांस लेना भी कठिन हो गया। बचना मुश्किल है।
यह हो सकता है। और अगली मुसीबत तब आई जब हाथी फेंग को एक सरसरी गुफाओं के दौड़ा। फेंग समझ गया कि अब हाथी उसकी चट्टानों की गुफाओं की छत से टकरा कर मार डालना चाहता है। फेंग की समझ गया था कि अब क्या करना है। जैसे ही हाथी एक वृक्ष के नीचे से गुजरा, फेंग उसके ऊपर शाखा पकड़ ली और इस प्रकार फेंग हाथी के चुंगल से तो बच गया, मगर बाल बाल बचे। मगर उस मुसीबत अभी उसकी मसद खत्म नहीं हुई थी। फेंग डाल पर लटके हुए जब हाथी गुजर गया तो एक चट्टान की आवाज़ से फेंग धड़ाम से नीचे गिरा। और यह तो फेंग का सौभाग्य था कि वृक्ष के नीचे सूखे पत्तों का बिछावला था। फेंग के दोनों घुटने छिल गए और बुरी तरह चोट लगी। तभी फेंग को सुना दूर विचित्र आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों गिरगिट उसकी तरफ भागे आ रही हों। अब बचना मुश्किल है, जंगल में प्रेत सचमुच भयंकर है। अब क्या करूं? ये विचित्र आवाज़ क्षण प्रतिशत पास आती जा रही है। घायल फेंग एक सेकंड भी खोना ठीक नहीं समझा और तुरंत ही वे खड़ा हुआ और सरसरी गुफाओं की ओर दौड़ गया। पता नहीं क्या वहाँ क्या होगा। वो सरसरी गुफाओं में किसी पर्वत की काट कर बनाई गई थी। दरवाजे व दीवारों पर अद्भुत नक्शधारी विचित्र भाषा थी। उनमें कुछ लिखा था, परंतु फेंग अपने प्राणों को बचाने के लिए गिरगिट से दौड़ते चले गए और गुफाओं में पड़ी फेंग उसी में घुसा चला गया और अंदर जाकर आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सारे गुफा मार्ग एक जाकर मिले। एक सुनहरा एक सहन था। हजारों खंभे थे जहाँ अद्भुत नक्काशी की गई थी। हीरे जवाहर जड़े गए थे। फर्शों पर बड़े बड़े कमल बने हुए थे और गलियारों में तरह तरह की पेंटिंगें रखी गई थी। धूल भरी परतें जमी हुई थी। वाह! और एक शैतान पर शेर के मुंह में बड़ा विचित्र सा चेहरा टंगा था और संगमरमर का था और उसमें से स्वच्छ पानी बह रहा था। फेंग ने प्यास लगी थी। वह प्रातः से उसने पानी नहीं पिया था। यह जरूर किसी बड़े राजा ने बनवाया होगा और शायद उसका राजा नष्ट हो गया और जंगल उगाया हुआ। और पानी पीकर फेंग की जान में जान आई। वह गलियारे में बैठकर सुस्ताने लगा। थक गया हूँ। अभी मुसीबत खत्म नहीं हुई थी कि क्षण भर बीता था कि गुफा के मार्ग में गिरगिटों की आवाज़ आती सुनाई दी। ओह, ये तो यहाँ भी आ पहुँचे हैं। फेंग उठा खड़ा हुआ और रास्ते के आगे भागने लगा। गिरगिटों की आवाज़ बरबर से उसके पीछे आ रही थी। लगता है अब बचूंगा नहीं, मुझे पकड़कर मार डालेंगे। तभी उसकी दृष्टि गलियारे तौर पर एक सुनहरे दरवाजे पर पड़ी। पास जाकर उसने फेंग ने दरवाजे को धकेला हुआ खुल गया। शुक्र है, अब देखूंगा उन्हें। और फेंग दरवाजे के अंदर घुस गया। अंदर जाकर उसने फिर से दरवाज़ा बंद कर लिया और चौंक पड़ा। जैसे ही सुंदर मंदिर में खड़ा था, स्थान पर ऊंची ऊंची वेदी और लंबी लंबी तेजी धाराएं वाली घास उगी थी। वेदी के नीचे साधु का शव पड़ा था, एकदम ताज़ा लगता था। फेंग यह देखकर और भी आश्चर्य हो गया कि वेदी में उगी घास के बीच में तेज प्रकाश फूट रहा है। वह प्रकाश मंदिर की दीवारों में हीरे मोती सोने चांदी की चित्रकारियों से जगमगा रही थी और सब पर धूल जमी थी। भौचक्का फेंग एक बार दरवाजे की ओर देखा। शांति थी, शायद वे चले गए हैं। और दबे कदमों से फेंग धरती पर चित पड़े साधु के शव के पास हाथ रख लिया। आश्चर्य है, शरीर गर्म है, बाकी मरे हुए हैं, शायद थोड़ा समय हुआ है। पर इसी पर जमी धूल को देखते हुए इसे बरसों हो गए हैं मरे हुए। थोड़ी देर गुमसुम बैठा रहने का जायजा लेता रहा। फिर सोच कर उठा और वेदी के पास पहुंचकर उसने देखना चाहा कि तेज रोशनी की किरण कहाँ से आ रही है, मगर घास इतनी पैनी है, इसके हाथ लगाए बगैर प्रकाश का स्रोत जान पाना असंभव है।
और फेंग सोचता सोचता रहा। जब ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके प्रकाश किसी साधु की मृत शरीर से कुछ न कुछ संबंध है, जरूर है। अचानक उसकी दृष्टि वेदी के ऊपर ठीक एक विशाल घंटे पर पड़ी। वह बुरी तरह चौंका। विशाल घंटा एक बार दिखाई देता और एक बार अदृश्य हो जाता। फेंग के लिए यह एक नई मुसीबत थी। विचित्र मंदिर का घंटा पुजारी विचित्र मंदिर है, घंटा है, पुजारी है, मगर देव की मूर्ति नहीं है। घंटा भी विचित्र है, कहीं यह भी तो प्रेत का चक्कर नहीं। अब तो मौत निश्चित है, मगर मरने से पहले मैं इस प्रेत की को छठी की याद दिला दूंगा। सबको मार काट कर रख दूंगा। और क्रोध में पैर पटकते हुए फेंग ने अपने कपड़ों से इकलौती खुरपी निकाली और पागलों की तरह वह वेदी पर लगी घास को काटने लगा। खुरपी तेज थी। घास का बंडल एक ही बार में काट कर वेदी के नीचे गिराने लगा। और देखते देखते फेंग ने वेदी पर उगी घास काटती दी और मंदिर में तेज प्रकाश भर गया। फेंग ने देखा वेदी के बीचों बीच एक हीरे जैसे चमकदार वाले पत्थर पर छोटा सा शिवलिंग था। शिवलिंग देखकर फेंग रोमांचित हो उठा। दो हाथों श्रद्धा से जोड़ने झुकाए, मुझे शक्ति दो प्रभु। और फिर वेदी पर चढ़कर उसने पूरी शक्ति से उस विशाल घंटे को बजाने लगा। शिव 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 रक्षा करो शिव। और जैसे ही चमत्कार हुआ, घंटे की बजते ही वह मरा साधु जीवित होकर बैठ गया। हे प्रेत, हे शिव, हे शिव। और फेंग साधु के प्रेत समझ कर मारना चाहा। ठहरो फेंग, मैं प्रेत नहीं हूँ, झूठ बोलते हो। इत्मीनान से बैठकर मेरी बात सुनो। मैं यहाँ जंगल में न प्रेत है, न कोई विचित्र पशु, न कोई लंबी कहानी है। यह सुनाओ। साधु कहने लगे, बहुत दिनों पहले नीली घाटी में एक हिस्से में से मुद्रा नाम का एक राजा राज करता था। वह बड़ा ही शक्तिशाली था, शिव भगत था, परम भगत था। प्रजा सुखी थी और अपार धन राजा के पास था। एक दिन गुंजेर के राज दरबार में एक साधु आया। वह मैं था। नीली घाटी में आपका स्वागत है महात्मा। आयुष्मान राजन, मुझे सपन में भगवान शंकर ने दर्शन दिए हैं और एक आदेश दिया है राजन। कौन सा महात्मन? कैलाश पर्वत पर एक गुफा है। भगवान शंकर जगमगाता एक हीरे लिंग रखा है। उसका आदेश है वह लेकर नीली घाटी में प्रेक्षित करूं, जहां एक मंदिर बनवाए। शिवलिंग हीरे का शिवलिंग दुर्लभ हीरे से बना, लगभग 3 इंच। यह दुर्लभ शिवलिंग जिस राज्य में पूजा जाता है, वहाँ कभी अकाल नहीं पड़ता। वहाँ का राजा कभी भी नहीं हारता और अकाल मृत्यु नहीं मरता। और गुरोग ने मेरी बात को संभवतः सहायक करने के लिए वचन दिया और इस पुण्य काम कार्य में प्रजा भी साथ थी। जो आप कहेंगे वही करे होगा। और आसमान पाकर मैं अपने उद्देश्य में सफल हुआ और वह खुश था। किंतु मैं कैलाश से लौटने में गुरीर का मन को उथल पुथल मत होने लगी। जीते रहो राजन। और वह हीरे शिवलिंग के बारे में जो कुछ जानता था, वह मेरे जाते ही अपने मित्रों को बताया। हीरे लिंग अनमोल, उसे पाना है तो हो सकता है साधु का मन बदल जाए और उसे कहीं और ले जाए। अतः हम हीरे लिंग को उससे छीनना होगा। समझ गया महाराज। योजना बनाकर मंत्री ने नाकेबंदी कर दी और कैलाश पर्वत की तलछटी में शस्त्र दे कर गए। और वह चाहता था कि कैलाश पत्थर उतरने से वह हीरे लिंग छीन ले। और हीरे होशियार रहना,
सेना दे तो उसे मार डालना। और हुआ भी यही। कैलाश से उतरते ही आया, हीरे की लिंग सौंप दो, ठहरो, हमारे राजा ने खुद मंदिर में स्थापित करेंगे, जल्दी करो वरना। और मैंने उन्हें लाख समझाने की समझाया, लेकिन हीरे की लिंग अमेद अमोद है, वह प्रतिष्ठित करने के लिए अधिकारी हूँ। और किंतु उन्होंने मेरी एक न सुनी और मुझे भालों से गोद कर हीरे छीन लिया। हे शिव, हे शिव। वो लौटते ही मेरी आत्मा उन्हें श्राप दिया, इस लिंग को लेकर स्थापित करोगे ने तुम्हारे राजा का अंत हो जाएगा और तुम सब प्रेत योनि में तब तक भटकते रहोगे जब तक हरिदास का लड़का आकर मंदिर का घंटा नहीं बजाएगा। बकने दो इसे हम जीत गए हैं। और हीरकलिंग दरबार में लाया गया और गुलेर खुशी से उछल पड़ा। और राज पुरोहित ने शुभ मुहूर्त निकालकर गुलेर पर्वत को कटवाकर अदृश्य मंदिर का निर्माण कराया। जिस दिन शिवलिंग की स्थापना होने वाली थी उसी दिन समूची नीली नगरी अशिष्ट फैल गया और लोग नाच गा रहे थे। अचानक सबसे शक्तिशाली जो होने वाला था और फूल पत्तियों से सजे भव्य मंदिर में हीरकलिंग का संवादन वेद मंत्रों से शुरू हो गई। और जैसे ही अंतिम मंत्र पढ़कर हीरकलिंग को पीठ पर रखा गया, उसी समय नीली घाटी में भगवान शिव का तांडव शुरू हो गया और महल चौबारे टूट गए, खेत खलियान धरती सब मा गए और नीली घाटी पूरी उजाड़ बन गई। और किंतु वह अदृश्य शिव मंदिर वैसे कि वैसा खड़ा रहा है। और मृत शरीर के पास तभी मेरे मृत शरीर के पास आए, उसे उठाकर मंदिर में ले गए। मेरे शरीर को उन्होंने मंत्रों से कील दिया, मेरी आत्मा मंदिर में घंटे में बंद कर दी और आदेश दिया कि जिस दिन नगरीदास का लड़का आकर घंटा बजाएगा उस दिन मैं जीवित होऊंगा और उसके वंश का परिचय दूंगा और हीरकलिंग की महानता बताऊंगा। और समय बीतने के साथ साथ प्रदेश में घने जंगल उगाए और नगर के सारे लोग वृद्ध होकर प्रेत पेड़ पौधे बन गए और गुजरे संबंधी उसके दरबारी गिरगिट प्रेत बन गए। और प्रेतों के भविष्य का ज्ञान होता है, इसी में वे सब जान गए कि नागरिक दास का बेटा ही उन्हें मुक्ति दिला सकता है। और वह इधर आए और वे सब तुम्हें इधर उपायों से घेर कर यहाँ ले आए और तुमने घंटा बजाया, मैं जीवित हो उठा और गुजर राज्य का छाया श्राप समाप्त हो गया। तुम नगरदास के बेटे हो। वह राजस्थान का एक धर्मात्मा सेठ था, पर मैं नहीं, मैं तो तेग का लड़का हूँ। श्राप से मुक्त होकर मुझे प्रजा यहाँ आ पहुँची। तब मैं जाता हूँ, कल कैलाश पर मिलो, मैं बताऊंगा कि तुम कौन हो और क्या तुम्हें हिमांशु कैसे मिले। तभी मंदिर के बाहर जय जयकार और के आवाज़ सुनाई देने लगी। अरे यह तो आचार्य हो गया, कौन है जो मुझे कल कैलाश की तलाटी में आने के लिए कह रहा है। फैंग महाराज, फैंग जय। और फैंग ने दरवाज़ा खोला, देखा सारा आंगन पुराने समय की पहाड़ी सैनिकों से भरा हुआ पड़ा है और पुराने समय के पहाड़ी राजा की पोशाक पहने एक रोबदार व्यक्ति सैनिकों के साथ खड़ा हुआ है और गुजरेश ही था। गुजरेश, मैं तुम्हारा धन्यवाद हूँ फैंग, तुम्हें यहाँ पर लाने के लिए मैंने तुम्हारे पिता और भाई का अपहरण किया था, क्षमा चाहता हूँ, पाने तुम्हें यहाँ ले आया। ओह फैंग की जय हो, जय हो। और फिर गुजरेश ने अपने दरबार लगाया। पुराने समय जैसा फैंग
पूरा सम्मान किया और गुजरेश ने फूलों से माला पहनाई, लेकिन फेंग फिर भी उदास था क्योंकि अपने पिता और भाई के पार न पा सका था। फेंग यह सब कुछ सपने जैसा लग रहा था, अभी भी विचित्र साधु के बारे में सोच रहा था। धन्यवाद महाराज। और महाबली फेंग, अगर तुम्हारी अगर महाबली फेंग अगर तुम न होते तो मुझे कभी मुक्ति न मिलती। यह कहकर राजा फेंग गुजरेश को संकित बना छोड़ दिया और कैलाश की तलहटी में चले दिए। क्या तेग और हिमांशु फेंग को साधु मिले? साधु फेंग क्या क्या बताया? फेंग कौन था और ना नगरीदास से उसका क्या संबंध था? मरकर भी जीवित होने वाले ये साधु कौन थे और हीर लिंग क्या था? ये सब जानने के लिए पड़े महाबली फेंग में अगली कॉमिक्स जल्दी आपके सामने दोस्तों।